से हरीश रावत की मुलाकात खत्म हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल की जानकारी देने अब से कुछ देर पहले हरीश रावत सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे और अब ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। 10 जनपद पर पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए। जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस पार्टी में सियासी उथल-पुथल लगातार जारी है, उसी मसले को लेकर तमाम जानकारी सोनिया गांधी के सामने रखी गई हरीश रावत की तरफ से, क्योंकि लगातार पंजाब कांग्रेस के वो विधायक, वो मंत्री उनसे मुलाकात कर रहे थे, अपनी नाराजगी उनके सामने व्यक्त कर रहे थे और अब आलाकमान के सामने पूरी रिपोर्ट रखते हुए हरीश रावत। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? बैठक खत्म हो चुकी है। देखिए 4 बजे के आसपास हरीश रावत जो पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हैं वो सोनिया गांधी से मिलने गए थे। हालांकि आज सवेरे से वो कह रहे थे कि समय उनको नहीं मिल रहा है मिलने का, लेकिन अचानक सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मिला और हरीश रावत ने अपनी रिपोर्ट वहां सौंपी है। रिपोर्ट में खास तौर से पिछले दिनों जिस तरह से घटनाक्रम पंजाब में रहा है, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक गुट ने एक बैठक की, जिसके बाद 25 से 30 विधायकों के होने का दावा किया और कैप्टन का इस्तीफा मांगा गया था। उसके बाद कैप्टन ने भी डिनर डिप्लोमेसी के जरिए लगभग 58 विधायकों को अपने पक्ष में जुटाया था। इन सब घटनाक्रम के तहत पार्टी किस तरह से गुटों में बटी हुई है, किस तरह से एक दूसरे का अनादर वहां पर किया जा रहा है, किस तरह से राहुल गांधी ने जो 18 पॉइंट का एजेंडा दिया था उसको छोड़ करके बाकी सारे एक दूसरे से झगड़ने में लगे हुए हैं। इन सब बातों को लेकर हरीश रावत ने निश्चित रूप से सोनिया गांधी से बात की है। राहुल गांधी से भी उनको मिलना है, उनसे भी उनको बात करनी है, लेकिन पंजाब के संकट को सुलझाने की जितनी कोशिशें अब तक हुई हैं सारी नाकाम हैं। हरीश रावत इस संकट से उबरने में पार्टी को कामयाब नहीं बना पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है नवजोत सिंह सिद्धू। जब उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था तभी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उनको कंट्रोल करना, उनके बयानों को कंट्रोल करना, उनके लहजे, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज को कंट्रोल कर पाना पार्टी के लिए बेहद मुश्किल है और हर दिन वो एक नई मुश्किल खड़ी करते हैं, चाहे उनके सहयोगी हों, उनके सलाहकार हों या वो खुद हों। जिस तरह का बयान उन्होंने अमृतसर में दिया है कि मैंने आलाकमान से कहा है कि अगर मुझे खुलकर पूरी छूट नहीं दी गई फैसले लेने की तो मैं ईंट सीट बजा दूंगा। इन सारे बयानों पर, सारे हालात पर हरीश रावत ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। अरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इस बीच आपको सुनवा देते हैं कि मुलाकात करने के बाद हरीश रावत ने क्या कुछ कहा। अभी तक 3 पक्ष 2 पक्ष जो सामने है उनसे अपेक्षा की गई है पीसीसी, चीफ मिनिस्टर कि वो सब मिल करके एक दूसरे का आदर करते हुए एक दूसरे को साथ लेकर के चले। प्रत्येक व्यक्ति ने पंजाब कांग्रेस के टाइम एंड अगेन इस बात को कहा है, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। और जो मुझसे मिलने विधायक गण आए थे उन्होंने भी यही बात कही। बाहर है और ये जांच की जा रही है कि वहां ये बच्ची कहां से आई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई के मुद्दे पर चिंता जताई। ऐसे में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को ऐसे बच्चों का पढ़ाई का खर्च उठाने पर विचार करने को कहा। दिल्ली के शाहबाद देरी इलाके में कुछ लोगों ने एक कारोबारी की कार पर फायरिंग की और फरार हो गए। इस हमले में कार में बैठे कारोबारी को 2 गोलियां लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये हमारे एक चाचा हैं, वो पाकिस्तान में उनके साथ काम करते थे। शायर मुनव्वर राना के बेटे की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई। मुनव्वर राना के बेटे को एक दिन पहले रायबरेली से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अगले दिन उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन मुनव्वर राना ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। संत फकीर शायर मुनव्वर राना का बेटा इतनी परेशानियों में, इतनी जिल्लतों में, जिसमें मुनव्वर राना को भी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्यों हो रहा है? जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। किसी को फंसाना और किसी को बचाना ये सरकार का काम नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने 2 टूक कहा कि जो हुआ कानून के हिसाब से हुआ। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, कानून तोड़ेगा, तो कितनी भी पहुंच का व्यक्ति हो उसके खिलाफ हम कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करेंगे। टीएमसी के कुछ नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल की 7 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव करवाने की मांग की। बंगाल में इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में ममता बनर्जी खुद अपनी सीट से हार गई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उनका विधायक बनना जरूरी है। सब सहमत थे कि चुनाव जल्द से जल्द समय पे कराना है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि पकड़े गए ये दोनों संदिग्ध खालिस्तान समर्थक आतंकियों तक हथियार पहुंचाते थे।
इंदौर में गहनों के कारोबारी निर्मल वर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की चांदी की मूर्ति बनवाई। बताया गया कि इन मूर्तियों की कीमत 15,000 रुपए है। ये कारोबारी इससे पहले प्रधानमंत्री की शक्ल वाले चांदी के सिक्के और नोट भी बना चुके हैं। बीजेपी की मूर्तियां ये हम हर साल ही कहीं ना कहीं बनाते रहेंगे। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी डोज जल्द यानी 8 हफ्तों में लगाने की सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है। सरकार को वैक्सीन पर सुझाव देने वाली सलाहकार समिति भी अपनी अगली बैठक में इस पर चर्चा करेगी। अफगानिस्तान मूल की कनाडा की मंत्री मरियम मुंसिफ ने तालिबान को भाई बोला, जिस पर कनाडा के विपक्षी दलों ने उनकी निंदा की। सरकार ने कोरोना खतरे पर लोगों को फिर सतर्क किया और त्योहारों की वजह से सितंबर और अक्टूबर को काफी अहम बताया। केंद्र ने साफ किया कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। ऐसे में सभी को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। जयपुर में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि जब वो बैठक करने के बाद अपने दफ्तर से बाहर निकले तभी 2 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी तुलु न्यूज के पत्रकार ज़ियार खान की हत्या की खबर अफवाह निकली। हालांकि उन्होंने काबुल में तालिबान पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली में केंद्र सरकार का ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। इस दौरान वहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस पोर्टल के जरिए देश भर के मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटा तैयार किया जाएगा, जिससे उन्हें केंद्र सरकार की कई योजनाओं का सीधा फायदा मिल सकेगा। देश के सभी असंगठित श्रमिकों को जुड़ने का हम आह्वान करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अनुमान के आधार पर बताया कि तीसरी लहर में 60 लाख मरीज सामने आ सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार सितंबर तक खाली पड़े 7,000 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेगी। जितनी भी वेकेंट पोजीशंस है हमारे स्वास्थ्य विभाग में, हम पूरी भरने के लिए हम पूरी तैयारी किए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 बच्चों की एक संदिग्ध बुखार से मौत हो गई। साथ ही कुछ बच्चों की तबीयत अभी खराब बनी हुई है। गांव वालों ने आशंका जताई कि बाढ़ की वजह से ये बीमारी फैली और वहां पर मेडिकल टीम को लगातार कैंप करने के लिए कह दिया गया है। बिल्डर कंपनी यूनिटेक के प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से महाराष्ट्र की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। ईडी की स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। इस रिपोर्ट में आरोप लगा था कि उन्होंने तिहाड़ जेल से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और साफ कर दिया कि इन्हें आर्थर रोड और तलोजा सेंट्रल जेल में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्र की बुलाई सभी दलों की बैठक में टीएमसी ने नागरिकता कानून सीएए का विरोध किया। हालांकि शिवसेना ने इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया और सीएए की वजह से ही अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में जगह मिलने की दलील दी। कुछ लोग नागरिकता संशोधन आइन कानून के पक्ष में है, कुछ विरोध में, हम लोग विरोध में हैं। सीएए तो हम लोगों ने सपोर्ट किया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया। दावा किया गया कि मुगल काल के दौरान इस गांव का नाम बदलकर मोहम्मदपुर कर दिया गया था। पंजाब सरकार ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शनों पर एक बड़ा ऐलान किया। सीएम अमरिंदर सिंह ने इन प्रदर्शनों के दौरान मारे गए 104 प्रदर्शनकारियों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी। कफील खान पर नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे जल्दी पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल की जानकारी देने अब से कुछ देर पहले हरीश रावत सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली में 10 जनपद पर उनके घर पहुंचे। मुलाकात के दौरान हरीश रावत ने सोनिया गांधी को बताया कि पंजाब में बात बिगड़ी है। हालांकि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो पंजाब कांग्रेस के सभी नेताओं को मंजूर होगा। अभी तक 3 पक्ष 2 पक्ष जो इमर्ज जो सामने हैं उनसे अपेक्षा की गई है पीसीसी, चीफ मिनिस्टर कि वो सब मिल करके एक दूसरे का आदर करते हुए एक दूसरे को साथ लेकर के चले। प्रत्येक व्यक्ति ने पंजाब कांग्रेस के टाइम एंड अगेन इस बात को कहा है जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। और जो मुझसे मिलने विधायक गण आए थे उन्होंने भी यही बात कही।
अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, अब क्या सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो घमासान लगातार पिछले कई दिनों से मचा हुआ था वो अब थमता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हरीश रावत इस चीज को तो साफ कर चुके हैं कि देखिए मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, चेहरा तो अमरिंदर सिंह ही होंगे। देखिए, इस बात में सच्चाई नहीं है कि हरीश रावत के एक मुलाकात से सारा विवाद खत्म हो जाएगा। इस वक्त अगर आप कांग्रेस की हालत देखें, दो बड़ी बैठकें चल रही थी, एक सोनिया गांधी के घर पे पंजाब के प्रभारी हरीश रावत और दूसरी राहुल गांधी के घर पर जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त भूपेश बघेल पहुंचे हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने। यानी दो राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है और ठीक ठाक मेजोरिटी से सरकार थी, वो दोनों राज्य मुश्किल में है, वहां पर गुटबाजी है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है। यहाँ टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का खेमा है, दोनों खेमे के विधायक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। और जहां पंजाब की आपने बात की, जब से सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया, कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा जिस दिन कोई बवाल वहां उनके बयान से या उनके किसी बैठक से या उनके सलाहकारों के बयान से या उनकी नियुक्ति पर न खड़ा हुआ हो। तो बवाल अब पंजाब में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। दोनों से निपटना एक तरह से लिटमस टेस्ट है पार्टी के लिए। पार्टी इतिहास के सबसे बुरे, सबसे खराब दौर से गुजर रही है और जब नेतृत्व कमजोर होता है तो इस तरह के क्षेत्रीय क्षत्रप जो होते हैं वो नेतृत्व की बात नहीं सुनते, नहीं मानते, उतना उनका रसूख नहीं होता है। ऐसे में अपनी बात क्या राहुल गांधी मनवा पाएंगे, क्या सोनिया गांधी मनवा पाएंगी? क्या राज्य के नेता एक स्थिति में रह के, एक दायरे में रह के सबको साथ लेके चल पाएंगे? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब बिखरा कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहा है। पहले तो उस संगठन को एक करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है अरुण, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर बड़ी खबर सामने आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने इस्तीफा दे दिया है। एक प्रेस नोट जारी कर मालविंदर माली ने सिद्धू के सलाहकार पद से हटने का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई थी। उनके अलावा कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी बयान पर सवाल उठाए थे। तो मालविंदर माली जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। मालविंदर माली जो कि सिद्धू के सलाहकार माने जाते हैं, अपने बयानों को लेकर लगातार वो सुर्खियों में थे और उनके बयान के बाद लगातार पार्टी में विरोध भी बुलंद होता हुआ नजर आ रहा था कि संगठन स्तर पर अगर इस तरीके की बयानबाजी पार्टी के नेता विधायक करेंगे तो फिर पार्टी की जो सोच है, जो पार्टी का दायरा है, वो लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में कांग्रेस आलाकमान से भी मांग की गई थी कि आपकी तरफ से कोई फैसला दिया जाए, लेकिन इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि सिद्धू के सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया है। तो सिद्धू की सलाहकार मालविंदर माली के इस्तीफे पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए जरा। हमारे साथ हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी, क्या कुछ चल रहा है पंजाब में, जरा एक बार बताइए कि क्या हो रहा है वहां पर? पंजाब में सब ठीक है और आप लोगों की दिलचस्पी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और जिसके लिए हमको चिंता करने की जरूरत हो। हाँ, हम लोग एक बयान कुछ आ गया था और आज पता चला है कि उन्होंने एडवाइजर पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब इस पर क्या कहेंगे आप? ये अच्छा है, सिद्धू साहब और उनके बीच में है, न हमने बनाया न हमने इस्तीफा मांगा, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब कैप्टन साहब के घर 58 विधायक जुटे थे तो बहुमत उनके पास है, क्या आपको लगता है कि उनको बदलने की जरूरत है जिस तरह की मांग वहां से निकलने के बाद लोगों ने की थी? देखिए, किसने क्या मांग की, कहाँ कौन किसके घर खाने जुटे, मैं वो संख्या गिनने के लिए नहीं गया हूँ। हमने कोई हेड काउंट नहीं करवाया है, कांग्रेस हेड काउंट पर नहीं जाती। लेकिन सर, कौन रहेगा चीफ मिनिस्टर? वही रहेंगे बने? चीफ मिनिस्टर है ना आज के दिन, कौन है चीफ मिनिस्टर? कब तक रहेंगे, वही तो सवाल है। तो रोज रोज हर पल हर घंटे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं कि कौन चीफ मिनिस्टर रहेगा नहीं रहेगा। और इस वक्त नीरज कुमार भी हमारे साथ मौजूद है, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए, सलाहकार के बयान के बाद लगातार सिद्धू का विरोध तो हो रहा था, तो क्या वाकई ये मजबूरी बन चुकी थी मालविंदर माली के लिए, सिद्धू के लिए, कि कोई ना कोई स्टेप लिया जाए, और स्टेप इस लिहाज से कि इस्तीफा दे दिया जाए? देखिए, मालविंदर सिंह माली ने तो इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अब से थोड़ी देर पहले हरीश रावत ने तमाम घटनाक्रम की जानकारी दे दी है। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले एक बयान सुना होगा आपने हरीश रावत का, जिसमें उन्होंने कहा कि
2 या 3 पक्ष जो कि पंजाब में, यानी 2 या 3 पक्ष से मतलब है 2 या 3 गुट आज की तारीख में पंजाब में जो है। देखिए, कांग्रेस के अंदर न सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ है, बल्कि क्षेत्रीय छत्रप पे भी दावे किए जा रहे हैं, उनको चुनौती मिल रही है। अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू से चुनौती मिली, तो राजस्थान में अशोक गहलोत को सचिन पायलट से, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से भूपेश बघेल की बैठक चले राहुल गांधी से, और चुनौती मिल रही है टीएस सिंहदेव से। तो कांग्रेस का क्षेत्रीय छत्रप भी कमजोर हो गया है, और यही वजह है कि आज जो हालात है राज्यों में भी, 3 राज्यों में पार्टियां, लेकिन 3 राज्यों में जिस तरह से गुटबाजी सामने आई है और वहां के नेतृत्व पर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को मुश्किल में डाले हुए है। और पंजाब इसमें से ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि चुनाव नजदीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे राज्य जहां चुनाव अभी भी 2 साल का वक्त बाकी है, 2.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन पंजाब में तो स्थिति खराब है। तमाम रिपोर्ट सौंप दी गई है सोनिया गांधी को। आने वाले वक्त में सोनिया गांधी कोई फैसला लेंगी, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है और उम्मीद भी है कि कैप्टन की ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि अगर फैसला पार्टी करती है कि नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तो पार्टी को कैप्टन के गुट से चुनाव में नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, और इन तमाम गुटों को किस तरीके से एक किया जाए, क्योंकि एक तरफ अगर इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बदला जाएगा, तो फिर ऐसे में सिद्धू के गुट को कैसे अपने पक्ष में लिया जाएगा। ठीक है अरुण, आपके पास लौटेंगे, नीरज आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, सिद्धू की सलाहकार मालविंदर माली के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम कौन होते हैं कांग्रेस को सलाह देने वाले, जब वो खुद ही एक सुसाइड मिशन पे निकले हुए हैं। पूरे भारत में ही नहीं, पंजाब में ही नहीं, पूरे भारत में, बल्कि कांग्रेस पार्टी खुद ही अपना पतन करना चाहती है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड, जिस पे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अब उनके कोई एडवाइज़र सिद्धू साहब ने प्रधान बनते ही अपॉइंट करे, जो उनके ओर से बयान भी देते हैं, विचार विमर्श भी करते हैं, नीति भी बनाते हैं सिद्धू साहब के लिए। अब वो कुछ उल जलूल बयान भारत की प्रभुत्व और अखंडता के खिलाफ उन्होंने दिए। और सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली के इस्तीफे पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। नवजोत सिंह सिद्धू के कोई भी हो सकते हैं, किंतु नवजोत सिंह सिद्धू खुद दूध के धुले नहीं हैं। जहां तक भारत के विरोधी विचार का सवाल है, खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत है। ये वही सिद्धू जी हैं जिन्होंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिन्होंने कहा था जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आज एक भी आवाज सिद्धू जी के मुंह से आलोचना की अपने एडवाइजर के लिए निकली नहीं है। सिद्धू जी ने खुद कहा था, मेरा कैप्टन कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं, कैप्टन मेरा राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी आज स्पष्ट कर रही है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी के जो एंटी इंडिया थॉट है, भारत के विरुद्ध की जो सोच है, वह सोच इनका मूल सोच है। और यही कारण रहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कश्मीर विषय को लेकर जिस प्रकार के विचार कांग्रेस पार्टी, उनके एडवाइजर्स और उनके अध्यक्षों का देखने को मिलता है, ये अपने आप में चिंताजनक है, निंदनीय है। आज हम यह भी डिमांड करते हैं, केवल एडवाइजर के रेजिग्नेशन देने से काम नहीं चलेगा। सिद्धू भी इस पे माफी मांगे और राहुल गांधी जी इस पे जवाब दे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर ऐसे कैसे हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। और कांग्रेस में जारी घमासान के बीच पंजाब चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए आप। 22 का चुनाव जो होगा वो किनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसाइडेड है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आज चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब। फिर अब ये बात पूछने की थोड़ी है। और अरुण का हम रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए सवाल यही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति में मौजूद है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पतन होता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि संगठन इतना ज्यादा कमजोर है, इतने ज्यादा गुट बन चुके हैं कि कांग्रेस आला कमान या फिर कांग्रेस प्रभारी की बात सुनने को सब तैयार नहीं होते। तो ऐसे में किस तरीके से स्थिति जो है पंजाब कांग्रेस पार्टी की कंट्रोल होती हुई नजर आएगी? देखिए, पंजाब कांग्रेस की स्थिति कंट्रोल होने वाली नहीं है। जब तक नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर अध्यक्ष हैं, तब तक स्थिति कंट्रोल नहीं होनी है, क्योंकि सिद्धू ही कंट्रोल में आने वाले नहीं है। उनके बयान हर दिन बदलते रहते हैं। अब आज उन्होंने जो बयान दिया है, जो सामने आया है कि मैं, अगर मुझे खुली छूट नहीं दी गई फैसले लेने की, तो मैं आला कमान की ईंट से ईंट बजा दूंगा।
इस तरह के जो बयान वो देते हैं, जो शब्दों की बाजीगरी है, जो लफाजी है, ये स्टेज से अच्छी लगती है, लेकिन जब एक संगठन में, एक ढांचे में, एक पद पर आप हो जाते हैं तो आपके हर शब्द का मतलब होता है, आपके हर बयान का मायने निकाला जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह के बयान देते रहे हैं और जिस तरह की बात वो करते रहे हैं, जाहिर सी बात है कैप्टन को नागवार गुजरती है और कैप्टन भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। 58 विधायकों का समर्थन लाके उन्होंने दिखाया है। जहां तक पूरे कांग्रेस पार्टी की बात है, निश्चित रूप से जो भी प्रभारी बनाए जाते हैं या सचिव बनाए जाते हैं, उनका काम होता है कि राज्यों में जहां सरकार है या जहां सिर्फ संगठन है, वहां अगर कोई मुश्किल आने वाली कोई समस्या है, कोई मनमुटाव है, कोई दूरी है, कोई गुटबाजी है, तो उसका पता समय से लगाएं और उसको खत्म करें। ये ला करके बसों में भर के दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने तमाशा जो होता है, इसका मतलब है कि जो लोग पुल का काम करते हैं राज्य इकाई और केंद्र के बीच में, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जाती है, दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन समझदारी से किस तरीके से आला कमान की तरफ से फैसला आता है ये देखना होगा। अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको बता दें, सिद्धू की सलाहकार पद से मालविंदा माली के हटने पर पंजाब कांग्रेस के विधायकों ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। हमने कभी भी राष्ट्रवाद के जो विरोधी ताकतें हैं उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही राष्ट्र के हित में और देश की एकता अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी तक दी है। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसी बात करता है तो वो कांग्रेस की लाइन नहीं होती, वो कांग्रेस उसके साथ सहमत नहीं होती। और इसलिए आज अगर उनके जो ये माली साहब ने इस्तीफ़ा दिया है तो अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बात को स्वीकारा है और अपनी गलती को माना है। सिंह माली जी वो कि कहाँ से आए थे हम लोगों को नहीं पता, कि अपना क्या एजेंडा सेट कर रहे थे, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बात कर रहे थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ऐसे व्यक्तियों की कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। देश के खिलाफ बातें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने सख्त निर्देश दिए थे कि फौरी तौर पे जो है इनको हटाया जाए। आज मुझे खुशी है कि वो खुद ही भाग गए, तो अच्छा है, देर आए दुरुस्त है। तो सलाहकारों के इस्तीफे के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का एक बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि एक दिन पहले अमृतसर में एक कार्यक्रम में पहुंचे सिद्धू ने कहा कि यदि उन्हें फैसले लेने की खुली छूट नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि अगर उन्हें तमाम फैसलों में शामिल नहीं किया गया, उन्हें खुली छूट नहीं दी गई, तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहां के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और राज्य के प्रभारी पीएल पुनिया के साथ राहुल गांधी की बैठक हुई थी। उसके बाद ये दूसरा मौका है जब राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल की आज बैठक हो रही है। हालांकि इस बैठक के लिए टीएस सिंहदेव को नहीं बुलाया गया है और ना ही किसी विधायक को दिल्ली बुलाया गया। लेकिन न्यूज़ 18 अरुण सिंह की खबर है कि राज्य के करीब 30 कांग्रेस विधायक, कई मंत्री दिल्ली में मौजूद हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। 2 दिन पहले राहुल गांधी से मिले थे भूपेश बघेल और उस मुलाकात में टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे, पार्टी के कई नेता मौजूद थे। लेकिन आज जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो इंडिविजुअल ये मुलाकात हुई भूपेश बघेल की, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार पर खतरे का संकट लगातार मंडराता हुआ दिख रहा है। सत्ता परिवर्तन की मांग वहां पर उठने लगी है और बगावती तेवर भूपेश बघेल के खिलाफ बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कई ऐसे विधायक हैं जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, भूपेश बघेल के गुट के वो विधायक बताए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए टीएस सिंहदेव जो कि ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मैंने पार्टी के साथ निष्ठा के साथ काम किया है, पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर जनाधार को बढ़ाया है, तो ऐसे में मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। कई एमएलए, कई मंत्री इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की यह खबर है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिस तरीके से कलह लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके बाद अब सबकी नजर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर टिकी हुई है। अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लगातार उनका रुख कर लेते हैं।
अरुण, क्या संभावना है, क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है? छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल की कुर्सी जा सकती है, टीएस सिंहदेव को मौका दिया जा सकता है? देखिए, कल रात जो कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत हुई थी, उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया था। यानी आज की जो बैठक है या इसके पहले भी राहुल गांधी के साथ जो बैठक हुई थी और उसके पहले सोनिया गांधी के साथ भूपेश बघेल की बैठक हुई थी, उसमें ये उनसे स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी टीएस सिंहदेव को देने के बारे में विचार करिए। मतलब आला कमान की तरफ से स्पष्ट रूप से उनको संकेत दिए गए हैं कि वहां चेंज ऑफ गार्ड करने की मंशा है। अब सवाल दो उठता है, क्या भूपेश बघेल इसके लिए तैयार हैं? क्या उनके पास उतना संख्या बल है जिससे वो डरा और धमका सकते हैं? सरकार गिराने या सरकार तोड़ने या अलग जाकर के सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं? इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि जो कुछ भी आला कमान चाहता है, क्या वो मैटेरियलाइज हो पाएगा, क्या वो जमीन पर उतर पाएगा। एक और बात, राहुल गांधी की उपस्थिति में जो सूत्र बताते हैं, ये जो चर्चा हुई थी, राहुल गांधी ने ताम्रध्वज साहू को एक तरह से मुख्यमंत्री बना दिया था 2.5 साल पहले। 3 घंटे तक वही मुख्यमंत्री माने जा रहे थे, लेकिन अचानक से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों को जब लगा कि मेहनत उन्होंने की, कुर्सी उनके हाथ से जा रही है, तो दोनों ने समझौता किया राहुल गांधी के सामने। इन दोनों ने आपस में बात की कि हम 2.5 साल सत्ता शेयर कर लेंगे। इस बात को ऑफिशियली अब तक किसी ने नहीं माना है, लेकिन अनऑफिशियल ये बात दोनों खेमों से कही जाती है, खासतौर से नेतृत्व की तरफ से और टीएस सिंहदेव की तरफ से। ये बात राहुल गांधी के सामने हुई थी, राहुल गांधी ने नहीं कही थी, लेकिन उनके सामने हुई थी। अब समय है उस वादे को निभाने का। और टीएस सिंहदेव तो कह रहे हैं कि कोई खिलाड़ी टीम में खेलता है तो क्या वो कैप्टन नहीं बनना चाहता? उनकी मंशा है। इस पर निर्भर करेगा कि संख्या बल किसके पास है और नेतृत्व क्या चाहता है। नेतृत्व अगर चाहे भी कि कुर्सी को बदल दिया जाए और संख्या बल भूपेश बघेल के साथ हो तो भी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, लौटेंगे अरुण आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने मांग की है, बहुमत साबित करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, सरकार से बहुमत साबित करने की मांग की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मांग रखी गई है कि सरकार बहुमत साबित करे, ये मांग रखी गई है। इसके साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि अपनी मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है आम आदमी पार्टी ने, जो कि लगातार पंजाब में अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लगातार जारी है। और अब देखिए, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर पंजाब कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलती हुई ये कहती हुई कि देखिए, पंजाब कांग्रेस की सरकार को बहुमत साबित करना होगा और अपनी इसी मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल लगातार जारी है, कई गुट यहां पर नजर आ रहे हैं और दूसरी ही तरफ अब आम आदमी पार्टी ने भी अपना कार्ड चल दिया है। और इस बीच दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कई विधायक और मंत्री भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के समर्थन में इन्होंने पीएल पुनिया से मुलाकात की। यहाँ पर मैं कहना, मैम क्या कहेंगी, आपके अपने मन की बात कही आपने? हमारे संगठन के मुखिया यहाँ हैं तो उनसे सब मिल के आज मिलने आए हैं। बस छत्तीसगढ़ की, हमारी छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसके बारे में अवगत कराने आए। ठीक है, तो यहाँ पर कहना है, हम और भी विधायकों से बात करें। मैम, यहाँ पर आप लोगों की मुलाकात रही, कैसी बात रही? मैम क्या कुछ कहेंगे आप मुलाकात को लेकर के? मुलाकात बहुत अच्छी रही और सकारात्मक रही और बहुत दिन से भेंट नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग भेंट करने आए। इसके अलावा आपने जैसे पुनिया जी से सौजन्य मुलाकात की और कुछ लोगों से सौजन्य मुलाकात करेंगी? अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो और भी हम लोगों से बात करेंगे। सर मैम आप बताइएगा कैसी मुलाकात रही? मैम अच्छी मुलाकात हुई, बात होगी, अपनी बात रख ली आपने? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस परिवार के लिए बात हुई और कोई विशेष बात नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम और लोगों से बात करेंगे। सर, आप लोगों की जो मुलाकात रही उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर जो लोगों का है उनका कहना है कि सौजन्य मुलाकात रही। और वहीं टीएस सिंहदेव का कहना है कि कोई व्यक्ति अगर किसी टीम में खेलता है तो क्या वो कैप्टन नहीं बनता? 2.5 साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही। ये मीडिया में लगातार बात आती रही और मीडिया में एक स्पेकुलेशन था कि क्या जब मुख्यमंत्री पहले चयन किए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था। और वो जो मीडिया ने उस दिन इस बात को उठाया वो आज तक चलता आ रहा है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मान में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? हर आदमी के मन में वो बात आती है, पर बात सवाल
आदमी की सोच का नहीं होता है, सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है, हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं, हमारा हाईकमांड तय करता है कि। और अरुण लगातार हमारे साथ मौजूद है। अरुण देखिए, जब 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में समझौता हुआ था, भले ही वो ऑफिशियल ना हो, तो फिर भूपेश बघेल अब 2.5 साल बाद कुर्सी छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों अपनी जुबान पर कायम होते हुए नजर नहीं आ रहे? देखिए, ये सियासत है, हर पल बदलती है, हर दिन बदलती है, हर घंटे बदलती है। 2.5 साल पहले किए गए वादे का कौन यहाँ पर एतबार करता है और कौन उसका पालन करता है? जिसके पास कुर्सी आती है वो उस पर जमे रहना चाहता है और जो कुर्सी की चाह में होता है वो उससे उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी ऐसा हुआ इतना आसानी से सत्ता हस्तांतरण हो जाए? सत्ता एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को अपने वादे से मुकरना सिखा ही देती है और राजनीति तो इस बात के लिए मशहूर है। आप देखिए, कल्याण सिंह के जमाने में की बात हो, चाहे बीएसपी के साथ गठबंधन हो, पीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो, या यहाँ कहीं भी देश भर में अगर सत्ता की बंटवारे की बात होती है, जो पहले बन जाता है वो अपने आप को इतना सुदृढ़ कर लेना चाहता है, इतना मजबूत कर लेना चाहता है, सत्ता पर इतनी पकड़ बनाना चाहता है ताकि दूसरे का नंबर ना आए। और यही वजह है कि भूपेश बघेल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा, ये मानव स्वभाव है कि सत्ता अपने हाथ से नहीं देगा। यहाँ पर राजा राम का आदर्श नहीं चलता राजनीति में। राजनीति में ज्यादातर जो गुण हैं वो दूसरे पक्ष के हैं। तो राजा राम ऐसे जैसा चरित्र की उम्मीद भूपेश बघेल से या किसी नेता से नहीं करनी चाहिए कि वो स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ देंगे जिस पर वो आज तक बैठे हुए हैं। जहां तक टीएस सिंहदेव का सवाल है, वो बड़ी ही चालाकी से, बहुत ही स्मार्टली गेम खेल रहे हैं, चुप हैं, वो सिर्फ छोटा बोलते हैं, कम बोलते हैं, नेतृत्व की सहानुभूति पाना चाहते हैं। देखिए, जो कमरे के अंदर बात हुई उसे सार्वजनिक रूप से वो आज भी नहीं कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता कि इस तरह की कोई बात हुई थी। वो सहानुभूति नेतृत्व की बटोरना चाहते हैं। वहीं बृहस्पति सिंह विधायक द्वारा उन टीएस सिंहदेव पर जान से मरवाने का, हमला करवाने का जो आरोप लगा था, वो भूपेश बघेल के खिलाफ गया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को जो रिपोर्ट मिली वो ये कि भूपेश बघेल के इशारे पर ही 2.5 साल टर्म पूरा होने पर टीएस सिंहदेव कहीं दावा न कर दे, इसलिए बृहस्पति सिंह से इस तरह का बयान दिलवाया गया। सिंहदेव, ये दोनों ही ऐसे नेता है, ये दोनों ही ऐसे चेहरे हैं जिसे पार्टी दरकिनार नहीं कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बनी थी, तो दोनों ने ही अहम भूमिका निभाई थी। आप बने रहिए अरुण हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली में जुटे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुन लीजिए और समझिए कि किस तरीके से वहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में घमासान जारी है। मैम, आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपको भी यही लग रहा है कि कैप्टन बदलने की जरूरत नहीं है, टीम अच्छा खेल रही है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के जनता खुश है, हमको हमारी जनता को देखना चाहिए, जनता के हिसाब से हमारी सरकार चल रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि केंद्र की तरफ से उनको 2 बार बुलाना भूपेश बघेल को, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बदलाव हो जाए। नहीं, जरूरी थोड़ी नहीं उसके लिए बुला रहे होंगे, हो सकता है हमारी छत्तीसगढ़ की विकास कैसे चल रही, वहाँ की गतिविधियाँ कैसे, इसके लिए भी बुलाया जा सकता है। इतने सारे एमएलए क्यों दिल्ली आए? आपको लगता है शक्ति प्रदर्शन करना ठीक है पार्टी के अंदर गुटबाजी? आधा तो हमारे पूरे आदिवासी नेता लोग हैं और बाकी विधायक लोग ठीक अपनी बात सब हमारे शीर्ष नेताओं से मिलकर रखेंगे। बात क्या है? बात हमारे छत्तीसगढ़ की विकास की बात करेंगे। आप जैसे हमारे भगत जी बोले हैं, तो इसके लिए भाई हमारे छत्तीसगढ़ को अनदेखा किया जा रहा है, तो उस तरह की ना हो। आखिरी सवाल मेरा, बदलाव की आपको लग रहा है कोई जरूरत है या नहीं है? क्या कहेंगे केंद्रीय नेतृत्व? बिल्कुल, सारी योजनाएं हमारे सरकार के नेतृत्व में चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो शीर्ष नेता लोग ऐसा बदलने की सोच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने भी बदलाव की बात को सिरे से इनकार किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? छत्तीसगढ़ में सरकार बढ़िया चल रहा है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। वहाँ किसानों के लिए कर्जा माफ हुआ, वहाँ पर 2500 रुपया में धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना अच्छा संचालित हो रहा है, पूरा देश में उसका नाम हो रहा है। सर, इस तरह के जो कयास लग रहे हैं कि पॉसिबल चेंज हो सकता है लीडरशिप में, मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, आपको लगता है बदलना चाहिए? ये अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जिस क्रिकेट टीम में लगातार अगर अच्छा स्कोर हो रहा हो, गेम जीत रहे हो और रिजल्ट अच्छे आ रहे हो, तो उसमें इस प्रकार की संभावना नहीं दिखती है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल विधायकों के साथ दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। जिस प्रकार के नारेबाजी रायपुर के एयरपोर्ट में हो रहा था, और ये स्पष्ट संकेत करता है कि कांग्रेस के अंदर निश्चित रूप से वो 2.5 साल की बातें जो चल रही थी
उसको धरातल में लाने की प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व ने प्रारंभ किया है और उसकी प्रतिक्रिया साफ दिख रही है कि अब तो विधायकों को लामबंद किया जा रहा है, उनको बैठक लेके मुख्यमंत्री निवास में दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। इसका मतलब है केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये शक्ति के रूप में खड़े होंगे। और वहीं बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने क्या कुछ कहा है, जिस तरह से हलचल चल रही है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस स्पीच अरुण सिंह का पहले हम रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए सवाल यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल चुका है मौजूदा सरकार पर हमलावर होने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आलाकमान के लिए इतना आसान होगा भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद से हटाना, टीएस सिंहदेव को ये बड़ी जिम्मेदारी देना? क्योंकि अभी जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसमें कांग्रेस पार्टी की लोग सराहना कर रहे हैं। देखिए, मुश्किल तो यही है नेतृत्व के सामने। अगर इतना आसान होता भूपेश बघेल को हटा पाना तो 3 घंटे एक दिन और 1.25 घंटे आज अब तक बैठक चल चुकी, मतलब 4.25 घंटे के आसपास बैठक चल चुकी और कोई हल नहीं निकला। इसकी वजह है जटिलताएं होती हैं। किसी मुख्यमंत्री को जिसके पास बहुमत हो या वो दावा कर रहा हो कि उसके पास बहुमत हो, उसको हटाने से पार्टी का नुकसान हो सकता है, पार्टी टूट सकती है, अलग गुट बन सकता है, एक राज्य में आपकी सरकार जा सकती है। और जब किसी राज्य में सरकार जाती है तो नेतृत्व पर भी सवाल उठते हैं और पार्टी कमजोर भी होती है। इसलिए पार्टी कोशिश ये कर रही है कि ये पता लगाए कि किसके पास बहुमत है। पीएल पुनिया के पास लगभग 40-45 विधायक आए थे। पीएल पुनिया ने एक विधायक से बात की है और आज की बैठक में वो भी मौजूद हैं। जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी किसी नेतृत्व में परिवर्तन की बात करते हैं तो जमीनी हकीकत का एक पर्चा उनके पास होता है कि किसके पास कितने विधायक हैं। जाहिर सी बात है उसी प्रकाश में, उसी आलोक में उन बातों का ध्यान रखते हुए फैसला होगा। आसान फैसला होता तो कब का ले लिया गया होता। जटिल है, मुश्किल है, इसलिए कलह लगातार जो जारी है कांग्रेस पार्टी में, इसका रास्ता क्या कुछ होगा, इसको लेकर फॉर्मूला क्या कुछ सुझाते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये देखना होगा। शुक्रिया अरुण सिंह इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन साथ ही आपको बता दें, बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने कहा है कि जिस तरह से हलचल चल रही है उससे कुछ बड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। जिस प्रकार से एक वातावरण बना हुआ है कि यहाँ माननीय टीएस सिंहदेव जी का ताजपोशी होना है, तो हम सबको तो सरगुजा वासियों को प्रसन्नता ही है। पहले हो तो जाए।